करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, क्योंकि आज हम दिल्ली अध्यादेश पर होने वाली वोटिंग और इस पे होने वाले राजनीतिक असर की चर्चा कर रहे हैं, तो जब मैं इस डिबेट से पहले दिल्ली का इतिहास पढ़ रहा था, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी भी रहे हैं और इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे थोड़ा सा ये नजर आया और अपने दर्शकों को बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में जो पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, वो 1952-1955 तक रहे और इनको हटाया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वो उसका रीजन क्या दे रहे थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कहा कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के लिए और शक्तियां मांग रहा था, हमें शक्तियां और मिलनी चाहिए, इसलिए उनको हटा दिया गया और गुरुमुख निहाल सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 55 से 56 तक वो रहे। उसके बाद दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव नहीं हुए। 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली में विधानसभा का गठन नहीं हुआ। केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां थी। फिर 1980 के दशक में जनसंघ ये बात करें या बीजेपी की बात करें, ये नेता फिर से एक आंदोलन करते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने चाहिए, दिल्ली में विधानसभा को शक्तियां मिलनी चाहिए। और कौन नेता थे? मदन लाल खुराना, साहनी साहब, विजय कुमार मल्होत्रा, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली की सरकार को शक्तियां मिले। और 1993 में चुनाव होते हैं और मदन लाल खुराना बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं। और आज 2023 और 1952 की से हम शुरुआत देखें तो बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं। बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं। जहां एक वक्त में पंडित नेहरू हुआ करते थे, आज वहां पे हमें बीजेपी की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास शक्तियां नहीं होनी चाहिए। और जो कांग्रेस कभी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को हटा रही थी, आज वो कांग्रेस उसी दिल्ली सरकार की शक्तियों के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है। तो वक्त बदला है, मुद्दे वही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने अपने पॉइंट बदल लिए हैं। राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए, आपने चौधरी ब्रह्म प्रकाश की बात की तो आप लाल कृष्ण आडवाणी भी उन लोगों में शामिल थे जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। नरसिम्हा राव सरकार ने ये फैसला किया कि दिल्ली को विधानसभा मिलेगी, विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन ये मामला जो दिल्ली को पूर्ण राज्य दिया जाए और उसकी शक्तियाँ कितनी हो, उसके अधिकार कितने हो, ये संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई थी। आप अगर सब उसके पीछे जाएंगे तो संविधान सभा की बहस में भी पट्टा सीता वीरमैया ने दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की बात की थी। उस समय भी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर से लेके डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तमाम बड़े लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। राज्यों का जब पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ रवि 1956 में, उसी समय दिल्ली की विधानसभा को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद आंदोलन चलते रहे। 1993 में पूर्ण विधानसभा के चुनाव हुए। 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले, उसके बावजूद कांग्रेस को आने से नहीं रोक सके। 15 साल के लिए कांग्रेस आई और अब पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर है। देखिए, मूल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और पहले की सरकारों में दोनों तरफ से ये तो बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे, अमित शाह के नाक के नीचे, उनके दिल्ली में यहाँ 2014 में भारी बहुमत से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उनको 3 सीटों पर सिमटा दिया। न सिर्फ 2015 में बल्कि 2020 में भी उसी तरह के कमोबेश हालात रहे। तो एक जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिल्ली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में है, वो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन शासन सत्ता को देख करके और अरविंद केजरीवाल का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो वो देख करके लगातार आप देखिए तो जब से केंद्र और राज्य में ये झगड़ा होते रहा है, बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है और ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी के लोगों से आप बात करेंगे तो हमेशा वो इस बात की ताकीद करते हैं और केंद्र सरकार के लिए इस मामले में केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब विधानसभा है, जब जनता ने चुना है, जनता ने अपना नुमाइंदा चुना है, तो सीएम एक शोकेस कैसे हो सकता है? जब सारे राज्यों में राज्यपाल शोकेस की तरह है, एक शोपीस की तरह रहते हैं और मुख्यमंत्री वहाँ का कार्यवाहक एक तरह से
मुखिया होता है तो दिल्ली के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है, और दिल्ली के लोगों को जो वायदे, जो घोषणाएं, जो करार करके मुख्यमंत्री बनता है, कोई एमसीडी का चुनाव जीता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार के बगैर नहीं हो सकता है। तो ये एक मामला है, शायद इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया था, लेकिन सरकार ने अपनी ताकत के बल पर, बहुमत के बल पर उसको बदलने का फैसला किया और लोकसभा से वो पास भी हो गया, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उनके हाथ बांध दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि मैं जो देख पा रहा हूँ कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल के नाम पर विपक्षी एकता जो हुई है और जो इंडिया ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बेचैन कर रही है। आप देखिए, लगातार प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों से, आपने 8 सालों में कभी एनडीए का नाम नहीं सुना होगा, अब सांसदों से मुलाकात की जा रही है, अब क्षेत्रवार सांसदों से निश्चित तौर पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन बावजूद विपक्ष की गोलबंदी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन किया है। दिल्ली के बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने जब बिल पेश किया तो उन्होंने बात, संसद में आमतौर पे जब आप बिल पेश करते हैं तो बिल की खामियों और मजबूतियों को गिनाने का काम सरकार और विपक्ष का होता है, लेकिन अमित शाह ने पेश करने के साथ साथ ही जो बातें कही थी कि आप देख लीजिएगा, यह बिल पास हो जाएगा तो आपका अलायंस नहीं बन पाएगा, आप में अलायंस नहीं हो पाएगा, अलायंस के चक्कर में इसका विरोध मत कीजिए, देश के लिए देखिए, दिल्ली के लिए देखिए, ये तमाम बातें उन्होंने कही, उस पर वार प्रतिवार सबने सुनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अपनी एक जो गोलबंदी है वो दिखाने में लोकसभा और राज्यसभा में कामयाब हुआ है, हालांकि सरकार की ताकत के आगे वो बिल को रोक पाने में नाकामयाब होगा। ठीक है, चलिए राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की